हेलो एवरीवन। वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज कुमार जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन गए हैं 2023 में। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मनोज, आपको पूरी आई एग्जाम बी की टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच मैम। तो थैंक यू मनोज। आप आज टाइम निकाल के हमारे साथ ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी पूरी जर्नी शेयर करने के लिए। एंड मनोज की ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है। इन्होंने 2018 में स्टार्ट की थी प्रेपरेशन आरबीआई की। एंड तब से ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए हैं अपनी हर अटेम्प्ट से कुछ सीख के उसको बेटर करके फाइनली आज 2023 में वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन गए हैं। एंड उन्होंने ये अपनी पूरी जर्नी वर्क करते हुए की है। ही इज अ डेप्यूटी मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक में। 2019 में इन्होंने ज्वाइन किया था पंजाब नेशनल बैंक को। तो अपनी वर्क कमिटमेंट्स बैंकिंग एक काफ़ी कमिटमेंट एंड एंगेजिंग और चैलेंजिंग जॉब रहती है, उसके साथ इन्होंने प्रिपरेशन करते रहे एंड आज ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन गए हैं। तो मनोज, आपसे पहले भी बात हुई है कि कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे आप मोटिवेटेड रहे। तो अगर आप अपने मुझसे शेयर करेंगे कि क्या आपने 2018 में सोच के बीटेक करने के बाद इस एग्जाम को देने के लिए सोचा, एंड क्या चीज़ ने आपको आज तक मोटिवेटेड रखा था कि हर साल आपने कुछ ना कुछ सीख के अपनी प्रिपरेशन को बेटर किया। मैम ग्रेजुएशन के बाद तो डायरेक्ट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में लगा हुआ था। अब प्रिपेयर करते करते जब प्रिपरेशन शुरू किया था तब उतना नॉलेज नहीं था पूरे जो डोमेन है क्या रहता है। प्रिपेयर करते करते पता चलता है कि और भी ऐसे एवेन्यूज है जहाँ पर हम लोग जो काम एक्चुअली करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो उसी प्रिपरेशन के थ्रू पता चला आरबीआई भी वन ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया का, जिसका इक्वली इफ नॉट मोर रोल रहता है इकोनॉमी डेवलपमेंट और इकोनॉमी मैनेजमेंट में। सो वो नेम और फेम उसके साथ साथ जो भी वहाँ पर काम करने को मिलता है वही अट्रैक्ट किया उस तरफ। इनिशियल ईयर्स में फिर साथ साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट किए, पहला अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट तो वर्किंग के बाद से हो रहा है। हम्म। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्मल प्रिपरेशन था, एग्जाम के बारे में भी उतना डीप नॉलेज नहीं था। तो हम्म। जब मिलता गया आउटसाइड सोर्सेस से वही पकड़ के चल रहे थे। जैसे जैसे एग्जाम देते गए पहली बार नहीं क्लियर हुआ, सेकंड टाइम नहीं क्लियर हुआ, तब जो है प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ एक मैप के साथ आगे बढ़ने का मैंने प्लान किया हुआ था। जी, ये आपने काफ़ी अच्छी बात की कि जब पहले 2 साल आपने खुद पहले एग्ज़ाम को समझा, क्योंकि एग्ज़ाम की समझ में होना भी बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आई रिमेम्बर आप 2021 से आई एग्जाम भी से एसोसिएटेड थे। तो क्या मोटिवेट किया, क्योंकि काफ़ी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं विच इज़ करेक्ट ऑल्सो। और मैं तो ये बोलती हूँ सेल्फ स्टडी तो एक्चुअली करनी ही होती है। आप मटेरियल कोई भी यूज़ करिए, पढ़ना तो आप ही को पड़ता है। बट जैसे आपने कहा कि आप अपने आप सोर्सेस अलग अलग देख देख के कर रहे थे। तो क्या मोटिवेट किया आपको कि आप आई एग्जाम से जुड़ें और प्रेपरेशन फिर करें 2 अटेम्प्ट करने के बाद। मैम दो अटेम्प्ट्स के बाद तो एटलीस्ट इतना समझ में आया था कि वर्किंग करते हुए आप अपना वर्क भी करो और प्रिपरेशन भी करो। सेल्फ स्टडी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो मेरे को ये समझ में आया था। तो सबसे पहले मैंने तो यही सोचा कि क्योंकि जितना टाइम मेरा मटेरियल गैदर करने में जा रहा है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है इनिशियल स्टेजेस में, उसको मैं अगर प्रोडक्टिवली यूज कर पाता तो मेरे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो सकता है। इनिशियली कहाँ ज्वाइन होना है क्या है उसका भी उतना नॉलेज नहीं रहता है। तो मार्केट रिसर्च करते हैं या किसी और से पूछ लेते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके ब्लॉग्स देखते हैं या जो भी कोर्स मटेरियल भी मिलता है मार्केट में उसको भी ले लेते हैं। उसमें से मैम लगा कि एग्जाम भी के इनिशियली कुछ कोर्सेस नहीं बोल सकते बट कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप के या जो वन पेजर्स रहते हैं, ये सब मेरे को बहुत ठीक लगा कि मेरे को मेरे वे ऑफ प्रिपरेशन जो है उसमें ये हेल्प कर सकता था। तो इसीलिए मैंने उसको ऑप्ट किया था। इनिशियली सिर्फ एग्जाम्स के लिए भरे हुए थे, फिर कोर्स मटेरियल को देखा, फिर क्लासेस को देखा, तो दोनों बहुत हेल्प हुए। तो इसीलिए फिर मैं फुल टाइम ज्वाइन हो गया था उसमें। Okay. तो मनोज, ये काफी अच्छा है मतलब सुन के, क्योंकि ये आपने बहुत सही बात कही कि ना कई बार इंफॉर्मेशन गैदर करने में इतना टाइम चला जाता है कि हम फिर पढ़ने में उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो चीज़ आपका टाइम सेव करती है तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो आपने रियलाइज करके उस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया। तो अगर मैं ना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी, जैसे ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है।
तो फेज वन में आप कितना टाइम स्पेंड करते थे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? क्या आप डेली प्रैक्टिस करते थे? वर्किंग है तो आप डेली प्रैक्टिस कर पाते थे? कितना टाइम देते थे इसको करने के लिए, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, क्वांट रीजनिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, एंड जीए की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, उसका वेटेज ज्यादा होने की तरफ से। तो क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही फेज वन के लिए? मैम मेरे जो इनिशियल 2 अटेम्प्ट थे उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं थे। अब हो सकता है मैं लकी था उस टाइम पे। और मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ तो थोड़ा सा क्यूआरई पोर्शन मेरे लिए तो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकता, but मेरे लिए तो केस वो था कि थोड़ा सा इजी लगता था। इवन मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने की वजह से जितना टाइम मेरे को रीजनिंग में लगता था उसको मैं क्वांट और इंग्लिश में मेकअप कर लेता था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सेकंड अटेम्प्ट में भी ऐसे हुआ था। तो मेन पॉइंट ये है कि क्यूआरई मेरे लिए शुरुआत से थोड़ा सा इजी था। ओके। वो एक एडवांटेज मेरे को हमेशा से ही होता था प्रीलिम्स में। जहां तक बात रहा जीए का, अब 200 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चंस तो जीए के ही आते हैं, तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में मेरा जो प्रिपरेशन था उसको मैंने थर्ड टाइम से फाइन ट्यून करना शुरू किया। कि मेरे को एटलीस्ट ये समझ में आ गया था कितना टाइम मेरे को क्यूआरई में देना है, कितना टाइम जनरल अवेयरनेस में देना है। और आगे का प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि फेज वन और फेज टू के बीच ज्यादा टाइम रहता नहीं है, तो वो भी अफेक्ट कर सकता है। हेलो। जी मनोज जी, हाँ जी। तो फेज वन का जैसे प्रिपरेशन चल रहा है फेज टू के प्रिपरेशन में भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बीच में टाइम बहुत कम रहता है। सो मेरे प्रिपरेशन थ्रू आउट द इयर्स मैंने मोस्टली फेज टू पे ही ध्यान दिया है। बिकॉज अगेन यही है कि मेरे लिए क्यूआरई कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी, और ये चीज मेरे को कॉन्शियसली पता था। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम फेज टू के प्रिपरेशन में ही लगाया था। एग्जाम डेट के 1 मंथ पहले मैं प्रॉपरली सब कुछ छोड़ के फेज वन के लिए स्टार्ट करता था। उसमें भी एक बार पूरा जनरल अवेयरनेस का मटेरियल पढ़ लिए। और क्योंकि इसको बार बार रिवाइज करना रहता है, एक बार में नहीं जाता है दिमाग में। सो मैंने कुछ ऐसे प्रिपरेशंस किए कि जो मेरे को डायरेक्टली मैं वन पेजर बना लिया या वन लाइनर बना लिया, या इकोनॉमी नोट्स एक साथ, स्पोर्ट्स के नोट्स एक साथ, इंटरनेशनल नोट्स एक साथ ऐसे बना लिया, ताकि मेरे को जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक जाता रहूं और इसमें मेहनत नहीं करना पड़े। मैंने अपना नोट्स रेफर कर लिया और मेरा ओके। प्रिपरेशन। तो आप पढ़ पढ़ के मतलब कंटेंट को कोर्स में से देख देख के फिर अपने खुद के नोट्स बनाते थे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? तो ये यस मैम। कितने महीने का यूजुअली आपने किया होगा जीए का प्रिपरेशन? सॉरी मैम। कितने मंथ्स की जीए का प्रिपरेशन किया था आपने? 4 5 एट मोस्ट, और टाइम मिल जाता है तो 6 मंथ्स। हम्म। अब मैम वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे पा रहे हो एग्जाम के ऊपर। प्रीलिम्स आपका मतलब फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में होता है तो आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है। हम्म। जनवरी फरवरी में होता है, क्योंकि मैं बैंकिंग से हूँ, उतना टाइम नहीं तो दे पाता। हाँ, लास्ट क्वार्टर तो बहुत हेक्टिक रहता है बैंकिंग में, स्पेशली हाँ अगर तो फिर मार्च की तरफ आ जाए तो बहुत ही हेक्टिक हो जाता यस, है। एग्जाम के 1 मंथ पहले का तो कंपलसरी है, 2 मंथ हाँ पहले का हाँ। तो कंपलसरी है। अब उसके ऊपर आपका प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका क्यूआरई अच्छा है, आप उसमें स्कोर कर सकते हो तो कम कर सकते हो। जीए के हम्म। ऊपर आपको डिपेंड होना है तो अप टू 6 मंथ्स। मेरा 2021 वाले अटेम्प्ट में मेरे को याद है मैम, मैंने 6 मंथ तक का अच्छे से अच्छा। करके गया हुआ था। और इस साल आपने कितने महीने का इस किया साल था? मैम पेपर जून में हुआ था, तो मैंने शुरुआत तो किया था दिसंबर से। हम्म। बट जैसे जैसे प्रिपरेशन नजदीक आता गया मैं मोस्टली 3 और 4th का भी बस ओके एक बार 2 बार देख के गया था। ओके ओके, ग्रेट। और आपने कितनी बार रिवीजन किया होगा? आपने जैसे बोला ना कि आप अपने नोट्स रेफर करते थे फिर रिवीजन के लिए। तो यस रिवीजन आपने कितनी बार किया होगा अपने नोट्स से? मैम, कितने बार तो नहीं कह सकते, वो तो होता रहता है। Okay. कितने बार भी जीए पेपर देखने के बाद तो यही लगता है कि कितने बार भी करो वो इनफ नहीं है। ये बात तो है। 4 डेज 5 डेज 6 डेज वो तो कंटिन्यूअसली पूरा का पूरा नोट्स देखना ही पड़ता है। उसके साथ साथ कुछ छूट भी जाते हैं तो एग्जाम्स के पेपर्स में आ जाते हैं वो वाले, तो उसको भी हम्म। अलग से रेफर करना पड़ता है। क्या, बिल्कुल सही है। तो फेज वन का आप मतलब पहले भी क्लियर कर चुके हैं, तो फेज वन के लिए तो आप कॉन्फिडेंट रहे होंगे इस साल भी। फेज टू की प्रेपरेशन की क्या अप्रोच रही आपकी? मैम फेज टू में जो दो मेन पेपर हैं, इकोनॉमिक्स फाइनेंस और मैनेजमेंट, और इंग्लिश है। अब इंग्लिश का तो मैम क्वेश्चंस के हिसाब से तो वही रहता है कि आप और एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट जब से शुरू हुआ है एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपको इंग्लिश पेपर का मटेरियल वहीं से मिल जाएगा। राइट। और आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बाकी का इंग्लिश पेपर कैसा जाए। इंग्लिश में तो 3 ही क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन। आपका प्रिपरेशन में ही आप प्रेसी राइटिंग को भी निकाल सकते हैं। ऐसे के लिए डिस्क्रिप्टिव का तो प्रिपरेशन होता ही है।
कॉम्प्रिहेंसिव के लिए थोड़ा सा मेहनत देना पड़ता है मैम, एक दो दिन का प्रिपरेशन कर लिए हो गया। इंग्लिश के लिए वैसे हो जाता है। मैनेजमेंट का मैम, अब मेरा तो हमेशा से यही था कि जैसे मैंने फेज वन क्लिक किया है, मैनेजमेंट का शुरू से ही मेरे पास मार्केट में से मैं ढूंढा, इग्नो का मटेरियल मिला था मैनेजमेंट का, फिर मैंने सिलेबस से रिफर किया, तो जो भी मिला उसी से मैंने नोट्स बना लिया। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद ये लगा कि इसमें नया कुछ ऐड होना है तो हार्डली दो या तीन नए टॉपिक्स ऐड होंगे। हम्म। इसमें मेरे को फिर कोर्स मटेरियल का जो भी मैनेजमेंट का है वो अच्छा हेल्प हुआ। मेरे पास अपना ओन नोट्स था, उसके ऊपर नए टॉपिक्स जितने आए उसको बिल्ड अप करो और फिर उसको रिपीटेडली पढ़ते रहो, तो ये भी हो जाता है। इस बार स्पेसिफिकली मैम मैं सुशील सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा, स्पेशली मैनेजमेंट के लिए। उन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद सबसे पहले यही कहा कि मैनेजमेंट का तैयारी बिल्कुल मत करना, आप मैनेजमेंट तब पढ़ सकते हो जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद और प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले जो हम्म। टाइम रहता है आप उसमें पढ़ लो। प्रीलिम्स का होगा नहीं होगा वो इरेलेवेंट है, आपका मैनेजमेंट पढ़ने का उसी टाइम। मैम बाद में सोचने पे यही लगा कि हाँ भाई, मैनेजमेंट क्योंकि मगअप करने वाला है, आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे उसके बाद तो मगअप ही करना है, जितना ज्यादा आपको लिखना रहेगा। तो इनिशियल डेज में आप मैनेजमेंट को भी बाकी दोनों पेपर्स के जैसे पढ़ते रहो, उतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना आपको लास्ट लास्ट में, क्योंकि आपको रिटेन करने वाला पार्ट रहता है। तो इस अटेम्प्ट में मैंने वो अच्छे से फॉलो किया। शुरुआत से ही इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ही थोड़ा सा प्रिपरेशन ज़्यादा था, कॉन्सेप्चुअल वाले थे। और लास्ट अटेम्प्ट के थोड़ा ऑब्जेक्टिव पेपर में भी लगा कि जो है पेपर स्टैटिक से थोड़ा सा डायनेमिक की तरफ मूव हो रहा है, तो रिपोर्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और थोड़ा सा टेक्निकल रहता है रिपोर्ट्स, तो उसको समझो, फिर उसको अपने वे में नोट्स बनाओ, फिर उसको रिटेन करो, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में लिखने लायक तैयार करो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फेज टू के लिए मैंने इस बार लास्ट बार भी मेजर फोकस मेरा इकोनॉमिक्स फाइनेंस पेपर पे ही था। तो मटेरियल मिलता था जहाँ से पहले स्टैटिक पोर्शन जितना जल्दी कंप्लीट कर सके कर लेना है, उसके बाद जो रिपोर्ट वाला पोर्शन है, जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ते रहना है, बहुत डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो तो इस डिस्क्रिप्टिव, बार वही अच्छा हेल्प हुआ मेरा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने कितनी प्रैक्टिस करी थी? मतलब आप टाइप करके प्रैक्टिस करते थे मॉक टेस्ट, या फिर अपने आप आंसर्स राइटिंग? मॉक टेस्ट मैम, फिर वही बात आ जाता है कि आप अपने वर्क में से कितना टाइम दे पाओ। मैंने कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट तो नहीं दे पाया उतना, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव का तो हो जाता था, 30 मिनट्स का था, डिस्क्रिप्टिव 1.5 आवर देना, वो भी उतने लिमिटेड टाइम में। आपका 15 दिन, हार्डली 20 दिन का प्रिपरेशन रहता है, और प्रीलिम्स के एक महीना पहले से ही आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने एक या दो मॉक एग्जाम्स दिए थे डिस्क्रिप्टिव वाले, बट मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मेरा जो था वो मेरा नोट्स मेकिंग में ही हुआ करता था। जब आप अपने खुद बेसिकली अंडरस्टैंडिंग से अपनी नोट्स बना रहे हैं, तो वही तरीके से आपका प्रैक्टिस। हाँ, राइटिंग का जो प्रैक्टिस है मैम वो उसी में हो जाता है। बाकी जो एक दो न्यूआंसेस रहते हैं जिसको मतलब फाइन ट्यूनिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आपके मॉक टेस्ट में हो जाते हैं, कि आप 1.5 आवर में कितना उसको लिख पाते हो, लिख पाते हैं। कितना इफेक्टिवली लिख पाते ओके, ग्रेट ग्रेट मनोज। तो मनोज, अब लास्ट फेज पे आते हैं, इंटरव्यू। आप इंटरव्यू स्टेज भी लास्ट ईयर भी पहुंचे थे, इस बार सेकंड टाइम आप पहुंचे हैं। तो इंटरव्यू कैसा हुआ, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आपने किस लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया हो एंड मैम। किस तरीके के क्वेश्चंस आए आपके? इंग्लिश में ही दिया मैम। अब क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में मैम ये भी वही है कि वहां जाने के बाद क्या होता है वो तो एक्चुअली जो इंटरव्यू के लिए अपियर किए हैं उन्हीं लोग को पता है। हम्म। अब आप हिंदी में देंगे या किसी और लैंग्वेज में देंगे तो टेक्निकल टर्म्स यूज करना कितना सही हो सकता है वो पता नहीं रहता है। तो वही एक फियर था जिसकी वजह से इंग्लिश में देना पड़ा नेसेसरीली वो नहीं है मैम, ठीक ठाक से ही हो गया था। आपको, हाँ, मतलब हमारी ये बात हुई थी कि आप हिंदी में भी अगर कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में, बट हाँ, आपने ये कहा था कि मेन वही हाँ, रहता है मैम बस कि आपकी वहां इंग्लिश जाने के प्रिफर बाद क्या करेंगे। होगा वो पता नहीं रहता है, तो उसी के चलते हैं। और हमारा जो रेगुलर इंटरेक्शन रहता है लोगों से वो तो हिंदी में ही रहता है, तो हम्म। वो एक फियर भी रहता है कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वहां जाने के बाद हो जाता है मैम, वो अलग बात है। मेन जो डर रहता है उसको क्लियर करके आगे बढ़ने से ही हेल्प हो जाता है। और जहाँ बाकी तो मैम, लास्ट ईयर के इंटरव्यू से अच्छा हेल्प हुआ कि लास्ट ईयर के इंटरव्यू में जो जो नहीं कर पाया इस बार वो सब करने के लिए मैं रेडी था। अच्छे से क्लियरली बोलना, और मेरे जो इस बार का इंटरव्यू है वो मेरे वर्क प्रोफाइल से ही रिलेटेड था। मैंने डीएएफ में जो जो भरा हुआ है, मेरे ब्रांच में क्या क्या काम करता हूँ, सिमिलर लाइंस पे ही क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ब्रांच के बारे में पूछे थे, एनपीए के बारे में पूछे थे, एनपीए क्लासिफिकेशन पूछे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स का एनपीए क्लासिफिकेशन कैसे होता है। मैंने वर्क प्रोफाइल में लिखा हुआ था ऑडिट एंड या ऑडिट का भी काम देखता हूँ ब्रांच में, तो हम्म। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे कि आउटसाइडर्स को हायर कर सकते हैं कि नहीं ब्रांच में, और बैंक के अंदर बोर्ड
किस तरह का फॉर्म होता है ऑडिट से रिलेटेड। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में पूछा गया था, और कंपेयर किया था मैंने पीएनबी के लेवल पे और मेरे ब्रांच के लेवल पे। फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि कासा बैलेंस जो होता है, ब्रांचेस को मेंटेन करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें एडवांटेज हमेशा रहता है। कासा बैलेंसेस का डिसएडवांटेज क्या होगा बैंक्स के लिए। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लगा मैम, बट वो थोड़ा सा प्रिपरेशन में हो गया था कि डिमांड पेएबल पेएबल ऑन डिमांड रहता है कासा बैलेंसेस, आपके पास उतने फंड्स नहीं होंगे रेडीली तो प्रॉब्लम हो सकता है। लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, yes. रिसेंटली बैंक फेलियर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, यूएस में जो हुआ है, बैंक रन्स हुए थे, उसके बारे में पूछा गया था। कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में पूछा गया था कि बैंक्स को क्यों नेसेसरी है। फंड ट्रांसफर पॉलिसी एक होता है मैम बैंक्स में, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का डिफरेंस रहता है, वो फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, उससे बैंक्स को क्या एडवांटेज है। कुछ कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के इंटरव्यू में से ही आए थे, क्योंकि प्रोफाइल वही वो था तो प्रोफाइल है। मोस्टली। तो पहला इंटरव्यू में जो फेलियर था, वो उसका एक्सपीरियंस अच्छा काम आया है इस बार। नहीं, वो काफी हो जाता है क्योंकि देखिए प्रोफाइल आपका वही है, तो आपके प्रोफाइल से ही निकालते हैं क्वेश्चंस, एंड अगर वर्किंग है तो काफी हाई पॉसिबिलिटी रहती है, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आपके वर्क एरिया से आपसे और यस पूछेंगे, एंड आप तो बैंकिंग में है और रिलेटेड है, तो यस और इजी हो जाता है, और डेप्थ में पूछना भी इजी हो जाता है। यस। तो ग्रेट, दैट इज वेरी वेरी नाइस मनोज। तो मनोज, ओवरऑल फिर आज कैसा फाइनली आपको लगा रहा है? इतने हार्ड वर्क, लॉन्ग जर्नी, बट फाइनली यू रीच्ड योर गोल, आप अपना एम अचीव कर लिया है, तो कैसी आज आपको फीलिंग हो रही है? मैम अच्छा लग रहा है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता तो और अच्छा है। बट एक चीज पता चला मैम कि मेरे खुद का जो है कैपेसिटी बढ़ा है, नॉलेज बढ़ा है। और क्योंकि मैं ऑन फील्ड रहा हूँ तो एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, कि मेरे को ये सब एक्सपीरियंसेस आगे जाके हेल्पफुल होगा, कि बिल्कुल। एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो उसके हिसाब से होपफुली आगे जो भी डिपार्टमेंट मिले उसमें ये अच्छा हेल्प होगा। और नहीं, प्रिपरेशन का तो ये एडवांटेज रहता है कि आप क्योंकि आपको पढ़ते रहना है, यही चीज क्योंकि आदत हो गया है लास्ट 6 ईयर 7 ईयर्स से, अब ये तो इतना जल्दी छूटेगा नहीं। आगे जाके भी करियर में जैसे जाते रहेंगे तो नॉलेज जो है वो बढ़ाने का हमेशा एक अंदर से रहेगा, कि हमको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अप टू डेट रखना है जो भी बाहर हो रहा है। और जो भी हमारे एम्प्लॉयर अभी आरबीआई है वो एक स्टैंडर्ड हमसे एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसको रीच होने के लिए इतना जो प्रिपरेशन किए हैं वो ऑब्वियसली हेल्प होगा। बिल्कुल सही बोला आपने मनोज की। डेफिनेटली खुशी तो होती ही है, अगर आपने जैसे बोला कि और जल्दी हो जाता तो और अच्छा होता, तो बिल्कुल वो चीज़ तो है ही। लेकिन आपने जो दूसरी बात बोली, आपको जो एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल पे है, एंड आपने रिलेटिवली छोटी जगहों में भी आपकी पोस्टिंग रही है, आपने हैंडल किया है, तो जो लर्निंग है वो आपके आगे करियर में बहुत हेल्पफुल डेफिनेटली होंगी, और जो आपने एक लर्निंग का एक मोमेंटम बना लिया है वो यस बहुत हेल्पफुल, बहुत ट्रू है, बिकॉज ना हम कहीं भी पहुंच जाएं, कांस्टेंट लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस आज हमेशा से रही है, और आज के टाइम में तो और ज़्यादा चीज़ें और जल्दी जल्दी बदल रही हैं, जल्दी जल्दी ऐड हो रही हैं, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो एक्चुअली काफ़ी एक्साइटिंग भी है। यस तो मज़ा भी आता है, कितनी सारी नई चीज़ें पता चलती हैं, क्या क्या हो रहा है, कितना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। यस। तो आई एम श्योर आप मनोज, आपकी ये पूरी लर्निंग जर्नी और कंटिन्यू होगी विद इवन बिगर रिचर नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई में, एंड many many congratulations once again. If थैंक यू you थैंक could यू। add anything about iexambee's role, or anything you would like to say before closing. मैम अब 3 साल से तो प्रिपरेशन इसी के साथ लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो बनता ही है। स्पेशल थैंक्स टू सुशील सर। अब क्योंकि उनका टेलीग्राम ग्रुप में ही मैम उनके 2 या 3 चीजों को मैंने मेटिकुलसली फॉलो किया है। सबसे पहले वो सबसे मेरे नॉलेज में जो है वो सबसे ज्यादा बार यही बोले हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। उसको मैंने मेटिकुलसली बहुत मेटिकुलसली फॉलो किया है। और कोर्स मटेरियल बहुत हेल्प हुआ है मैम। आप ही के साथ मेरा 2 बार इंटरव्यू हुआ है, जो भी मॉक इंटरव्यू है, पॉइंटर्स बहुत हेल्प हुए हैं। इस बार के इंटरव्यू में भी आपने ये बोला था कि मेरा जो टेंडेंसी है ओवर एक्सप्लेन करने का आंसर्स का, उसको मैंने इस बार इम्प्लीमेंट किया है इंटरव्यू में। टू द पॉइंट आंसर देना है, जो भी क्वेश्चनिंग करेंगे वो लोग करेंगे, तो वो हेल्पफुल रहा है मैम। ओवरऑल तो है, जर्नी बहुत अच्छा रहा है, और बहुत हेल्पफुल रहा है। थैंक यू मनोज। मतलब हमें भी एकदम एक अपनी सक्सेस एक लगती है जब एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ हम लोग का, बात करते करते। तो मैम बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मनोज, आपको देख के, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आप बन गए हैं आज। तो फिर से बहुत ज़्यादा बधाई, थैंक यू एंड थैंक यू मैम। विशिंग यू अ वेरी वेरी सक्सेसफुल करियर अहेड। यस मैम थैंक यू।